आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड है ऑसिलेटरी मोशन पर। प्रॉब्लम है इन द फिगर शोन an oscillatory system comprising two blocks of masses m1 and m2 joined by a massless spring of a spring constant k. The blocks are pulled apart, each with a force of magnitude f and then released. Calculate the angular frequency of each mass. Assume that blocks move on a smooth horizontal plane. क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि टू ब्लॉक्स जिनके मास m1 और m2 हैं, दोनों को एक मासलेस स्प्रिंग से इंटरकनेक्ट करके एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्लेस कर दिया जाता है। सपोज दिस इज द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन और सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स ये है मास m1 और मास m2 के, और ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं मासलेस स्प्रिंग। सपोज दिस इज स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग से ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। आफ्टर दिस दोनों ब्लॉक्स पर एक पुलिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है F. Suppose this force F is applied on the mass M2 in rightward direction and this force F is applied on the mass M1 in leftward direction. Due to this pulling force दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से फर्दर सेपरेट होते हैं। और फिर सपोज दिस ब्लॉक ऑफ मास M2, ये पोजीशन है मास M2 का, इस मास m2 को इसके इस पोजीशन से शिफ्ट कराकर राइटवर्ड इस पोजीशन पर ले आया जाता है और यहां पर लाने के बाद फोर्स F को, जो पुलिंग फोर्स है, रिमूव कर दिया जाता है। अब क्या होगा जब पुलिंग फोर्स F को रिमूव कर दिया जाता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मास m2 पर पुलिंग फोर्स F अप्लाई किया जाता है तो ड्यूरिंग पुलिंग द मास स्प्रिंग में कुछ न कुछ एक्सपांसन होता है। ड्यू टू दैट एक्सपांसन एक रीस्टोरिंग फोर्स इनसाइड द स्प्रिंग डेवलप होता है। यह रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में एग्जिस्ट करता है तब तक जब तक के स्प्रिंग एक्सपांडेड पोजीशन में रहता है। जैसे ही मास m2 को पुलिंग फोर्स F से इस पोजीशन पर फ्री करते हैं, वैसे ही स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करता रहता है उसके इन्फ्लुएंस में यह मास अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और जैसे ही यह अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है, बीइंग इन मोशन, यहाँ पर वो स्टॉप नहीं होता बल्कि लेफ्टवर्ड वो मूव करना कंटिन्यू रखता है। जैसे ही वह रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगता है, नाउ इट स्टार्ट्स कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग को अब कंप्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से वंस अगेन इनसाइड द स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है और यह रीस्टोरिंग फोर्स मास के मोशन को अपोज करता है और अल्टीमेटली ये इस पोजीशन पर, सपोज इस पोजीशन पर आकर के उसे स्टॉप कर देता है। तो जब तक वह यहां से यहां तक आता रहता है, रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाता है और यहां पर मैक्सिमम होने पर इसका मोशन को वैनिश कर देता है। अब इस रीस्टोरिंग फोर्स के अंडर यह मास पुश होना शुरू होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और जैसे ही मास अपने ओरिजिनल पोजीशन को वंस अगेन रीगेन कर लेता है तो बीइंग इन मोशन ये यहां पर रुकता नहीं है बट ये राइटवर्ड मूव करना कंटिन्यू रखता है और इसलिए यह ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करता है। द सेम लॉजिक इज वैलिड फॉर द मास m1 ऑल्सो। सपोज मास m1 का जो ओरिजिनल पोजीशन है वो ये है, अपने इसी ओरिजिनल पोजीशन के लेफ्ट इस पोजीशन तक आता है और यहां तक आने के बाद फिर वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाता है और यहां तक पहुंचने के बाद रुकता नहीं है बल्कि ये अपने मोशन को कंटिन्यू रखता है और इस पोजीशन तक आता है और इस पोजीशन पर आने के बाद वंस अगेन ये अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करता है। इस तरह इसका मोशन भी अपने ओरिजिनल पोजीशन के लेफ्ट राइट होता है और इसलिए ये भी ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करता है। इन दिस वे वी कैन से द टू ब्लॉक्स आर सेट इन ऑसिलेटरी मोशन। सवाल यह है कि अगर ये दोनों ब्लॉक ऑसिलेटरी मोशन में सेट हो जाते हैं तो इनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल है? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस कंडीशन को कंसीडर करते हैं जिसमें दोनों ब्लॉक को अंडर द पुलिंग फोर्स हम पुल करते हैं और किसी पोजीशन पर लाने के बाद पुलिंग फोर्स को रिमूव कर लेते हैं। जैसे ही हम पुलिंग फोर्स F को दोनों ब्लॉक से रिमूव करते हैं, दोनों ब्लॉक कम्स फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए कोई भी सिस्टम ऑफ बॉडीज अगर फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स है तो उसका सेंटर ऑफ मास रिमेन्स स्टेशनरी। सेंटर ऑफ मास इन दोनों ब्लॉक्स का कहां होगा उसके लिए एज्यूम करते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये है
फॉर क्लियरिटी सेंटर ऑफ मास से होते हुए प्लेन के परपेंडिकुलर एक वर्टिकल लाइन को ड्रा कर लेते हैं। इस तरह होल ऑफ द स्प्रिंग टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सपोज वन ऑफ द पार्ट इज फ्रॉम हेयर टू देयर एंड इट्स लेंथ इज L1 and another part is from here to there and its length is L2। इस वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में जिस पे सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों मास के पोजीशन को हम कंसीडर करते हैं। मास M1 L1 पोजीशन पर है और मास M2 L2 पोजीशन पर है, तो दोनों मास का मोमेंट ऑफ मास क्या होगा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों मास का मोमेंट ऑफ मास इक्वल होगा एंड सो M1 L1 equal to M2 L2। From this equation we get L1 by M2 equal to L2 by M1। जब इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो इक्वल है तो वी कैन फर्दर से दैट द रेशियो ऑफ L1 प्लस L2 और M1 प्लस M2 मीन्स L1 प्लस L2 और M1 प्लस M2 का रेशियो भी वही होगा जो L1 और M2 या L2 और M1 का है। इस रिलेशन से वी कैन सेपरेट टू रिलेशंस। रिलेशन नंबर 1 L1 बाई M2 इक्वल टू और L2 बाई M1 विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई M1 प्लस M2। इन दोनों रिलेशन में L1 प्लस L2 को we can replace by the total length of the spring that is L और then L by M1 plus M2 यहां भी और यहां भी। So दोनों रिलेशन में L by M1 plus M2 L by M1 plus M2 we have got। Therefore इन दोनों रिलेशन से we can find the value of L1 and L2 separately। That is now we can proceed with the two values of L1 and L2। चूंकि whole of the spring is assumed here as to be divided into two parts of length L1 and L2, तो दोनों पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट भी कुछ ना कुछ होगा। सपोज कर लीजिए कि पार्ट L1 के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है और पार्ट L2 के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K2 है। Therefore, as we know the relation between the length of a spring with their spring constant L1 K1 इक्वल होगा L2 K2 के और इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है और जो ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट है दोनों के प्रोडक्ट के मींस L के। यहाँ L टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग जो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन से दोनों साइड मास के तरफ L1 और L2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और K ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगेन ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन जो दोनों मास पर फोर्स एक्टिव रहता है वह फोर्स दिया जाएगा एक पोर्शन के लिए L1 K1 से और दूसरे पोर्शन के लिए L2 K2 से, बट दिस फोर्स विल बी आल्सो रिलेटेड विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज मास। फर्स्ट मास पर जो ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन फोर्स एक्टिव होगा वो होगा m1 ओमेगा 1 स्क्वायर L1 और यह फोर्स मेंटेन होगा स्प्रिंग फोर्स जो पार्ट L1 में प्रोड्यूस हो रहा है उससे और वह फोर्स इक्वल होगा L1 और K1 के प्रोडक्ट के। इसी तरह से सेकेंड मास पर जो ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन फोर्स एक्टिव होगा वो m2 ओमेगा 2 स्क्वायर L2 के बराबर होगा और यह फोर्स इक्वल होगा स्प्रिंग के सेकेंड पार्ट में जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसके और वो फोर्स दिया जाएगा L2 और K2 के प्रोडक्ट से। देयरफॉर बाय कंपैरिजन वी कैन से L2 can be cancelled by L2 and L1 can be cancelled by L1। Thus, we have omega 1 square will be equal to K1 by M1 and omega 2 square can be given by K2 by M2। यहाँ ओमेगा 1 मास M1 में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है वो है और ओमेगा 2 मास M2 में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है वो है। K1 और K2 का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है इस रिलेशनशिप से। L1 K1 इक्वल टू जो LK है उससे K1 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और L2 K2 भी जो LK के इक्वल है उससे K2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर
अब K1 और K2 के वैल्यूज को ओमेगा 1 स्क्वायर और ओमेगा 2 स्क्वायर को फाइंड आउट करने में यूज करेंगे। ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू K1 का वैल्यू है LK बाई L1 और इसलिए K1 को हम रिप्लेस करेंगे LK बाई L1 से और M1 यहां है, M1 यहां रहेगा एंड और ओमेगा 2 स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए K2 को रिप्लेस करेंगे LK बाई L2 और M2 यहां है, M2 रहेगा। ओमेगा 1 स्क्वायर और ओमेगा 2 स्क्वायर का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वी नीड L1 M1 एंड L2 M2। L1 और L2 के इन वैल्यूज से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ L1 M1 लाइक दिस। L1 M1 विल बी इक्वल टू L1 का वैल्यू है M2 बाई M1 प्लस M2 टाइम्स L और इसमें अगर M1 से मल्टीप्लाई करना है देन वी कैन गेट एज M1 M2 बाई M1 प्लस M2 टाइम्स L एंड L2 M2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक अबव M1 M2 बाई M1 प्लस M2 टाइम्स L। Now we use this value of L1 M1 and L2 M2. By considering L in the two results we get omega 1 square K times M1 plus M2 by M1 M2। ओमेगा 1 स्क्वायर का वैल्यू K टाइम्स M1 प्लस M2 बाई M1 M2 है तो ओमेगा 2 स्क्वायर का वैल्यू भी यहां से वही मिलेगा। Therefore we can say कि ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू K टाइम्स M1 प्लस M2 बाई M1 M2 will be equal to also omega 2 square. From this result we can find omega 1 equal to, by removing the square we get under root K times M1 plus M2 by M1 M2 and it is also equal to the value of omega 2। इस तरह हमने दोनों मास के एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लिया।